इस कहानी की शुरुआत में हमें अपने लेजेंडरी एक्टर इरफान खान दिखाए जाते हैं, जिनका नाम पाई है। उनके पास यहाँ एक राइटर आता है जो पिछले 2 साल से एक बुक लिखने की कोशिश कर रहा था, पर उसके पास बुक लिखने के लिए कोई भी अच्छी कहानी नहीं थी। तब ऐसे में उसे पाई के मामा जी मिले, जिन्होंने उसे पाई के बारे में बताया और उसे कहा कि वो पाई से मिले क्योंकि उसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है, जिसे सच मानना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। और उसकी कहानी सुनने के बाद तुम्हें भगवान पर पहले से भी और ज्यादा भरोसा होने लगेगा। अब इसी वजह से वो राइटर यहाँ पाई के पास यानी कि इरफान खान जी के पास आया था उनकी कहानी सुनने के लिए। तो अब इरफान खान जी यानी कि पाई उसे अपनी कहानी बताना शुरू करते हैं। वो सबसे पहले उसे अपने नाम के बारे में बताते हैं कि उनका नाम पाई कैसे पड़ा। वो बताते हैं कि उनके मुंह बोले मामा जी, जिन्हें कि स्विमिंग पूल में तैरना बहुत पसंद था। अक्सर लोग जब दूसरे देश जाते हैं तो वो अलग अलग चीजें खरीदते हैं, पर उनके मामा जी स्विमिंग पूल ढूंढते हैं और इसी वजह से उन्होंने उसका नाम एक फ्रेंच स्विमिंग पूल से इंस्पायर होकर पिसिंग पटेल रख दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि इस नाम से उसका दिल भी पानी की तरह साफ होगा। लेकिन इस नाम की वजह से स्कूल में बच्चे पाई का बहुत मजाक बनाया करते थे, क्योंकि इंग्लिश में पिसिंग का मतलब टॉयलेट होता है। इसलिए फिर पाई ने अपना नाम पिसिंग से PI रख दिया यानी कि पाई, जिसके लिए उसने पूरे स्कूल को पाई का फॉर्मूला 3.14 के बाद जितनी भी पॉसिबिलिटी होती हैं उन्हें एक्सप्लेन करके दिखा दिया, जिसके बाद उसे सभी लोग पाई नाम से ही बुलाने लगे। फिर यहाँ इरफान खान बताते हैं कि वो 3 धर्मों को मानते हैं और ये तीनों धर्म उन्हें जीने का सही तरीका सिखाते हैं। वो बताते हैं कि बचपन में वो और उनकी फैमिली इंडिया के पौंडीचेरी में रहते थे, जो कि उस वक्त फ्रांस की तरह दिखता था। उनकी माँ एक हिंदू थी, पर उनके पिता एक नास्तिक थे, जो कि किसी भी भगवान को नहीं मानते थे। इसी वजह से बचपन में उन्हें अपना धर्म पता नहीं था, पर क्योंकि उनकी माँ हिंदू थी तो वो उसे हिंदू देवी देवताओं के बारे में बहुत सारी बातें बताया करती थी, जैसे कि शिव, गणेश और कृष्ण। वो बताते हैं कि सबसे पहले उन्हें भगवान विष्णु पर विश्वास आया था और फिर जब वो 12 साल का हुआ तो वो चर्च और मस्जिद भी जाने लगा और इन तीनों धर्मों को अपनाकर उसने जीने का सही तरीका सीखा। पर क्योंकि उसके पिता नास्तिक थे तो वो उसे कहते हैं कि अगर तुम इन तीनों धर्मों को मानते हो तो इसका मतलब है कि तुम किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करते। इससे अच्छा है कि तुम अलग अलग धर्मों को मानने से पहले किसी एक धर्म को अच्छे से जान लो। तब पाई की माँ कहती है कि वो अभी बहुत छोटा है और वो अपने रास्ते ढूंढ रहा है। अब यहाँ पौंडीचेरी में पाई के पिता का एक जू था, जिसमें कि बहुत सारे अलग अलग जानवर रहा करते थे और इधर एक बंगाल टाइगर था जिसका नाम रिचर्ड पार्कर था और यह नाम उसे जिस शिकारी ने पकड़ा था उसकी वजह से पड़ गया था। अब एक दिन पाई रिचर्ड पार्कर को मांस का टुकड़ा खिलाने के लिए उसके सेल में आता है। उसे लगता है कि दुनिया में सभी लोग प्यार की भाषा जानते हैं, चाहे वो जानवर ही क्यों न हो। अगर वो किसी को प्यार देगा तो बदले में वो भी उन्हें प्यार ही देगा। इसलिए वो यहाँ रिचर्ड पार्कर को अपने हाथ से मांस का टुकड़ा खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन तब इधर पाई के पिता आ जाते हैं जो पाई को इसके लिए बहुत डांटते हैं। फिर वो उसे सबक सिखाने के लिए उसे जिंदगी की एक बहुत बड़ी सीख देते हैं कि किसी जंगली जानवर को कितना भी प्यार दो या अपना बनाने की कोशिश करो, लेकिन फिर भी वो जानवर ही रहेगा। जिसे साबित करने के लिए वो रिचर्ड पार्कर के सेल के बाहर एक बकरी बांध देते हैं और पाई को देखने के लिए कहते हैं। तब यहाँ रिचर्ड पार्कर आता है और वो एक ही झटके में उस बकरी को मारकर अपने साथ ले जाता है, जो देखकर पाई बहुत डर जाता है और उसके बाद से ही रिचर्ड पार्कर के लिए उसकी धारणा बदल जाती है। इसके बाद कुछ वक्त गुजरता है और पाई 16 साल का हो जाता है, जहाँ डांस क्लास में उसकी मुलाकात आनंदी से होती है और पाई को उससे प्यार हो जाता है। पर एक दिन पाई के पिता बताते हैं कि उन्हें अपने इस जू को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वो जू तो उनका था पर वो जमीन उनकी नहीं थी जिस पर वो जू बना था। इसलिए वो कहते हैं कि वो अपने जू के जानवर को नॉर्थ अमेरिका में भेज देंगे, जहां उन्हें उनकी अच्छी कीमत मिल जाएगी और फिर उसके बाद वो लोग कनाडा शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन पाई यही इंडिया में रहना चाहता था क्योंकि वो आनंदी से प्यार करता है, पर वो ये बात अपनी फैमिली को नहीं बता पाता और फिर जाने से पहले वो एक आखिरी बार आनंदी से मिलता है, जिसके बाद पाई अपनी फैमिली के साथ चला जाता है। जहां हम पाई और उसकी फैमिली को एक शिप में देखते हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका जा रहा था और इस शिप के अंदर ही वो सभी जानवर थे जो कि उनके जू में थे। अब यहाँ पाई और उसकी माँ तो वेजिटेरियन थे, पर पाई के पिता और उसका बड़ा भाई रवि नॉन वेजिटेरियन। वो लोग जब मेस में खाना खाने के लिए जाते हैं तो उन्हें यहाँ वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता, जिस वजह से पाई के पिता की मेस के शेफ से लड़ाई हो जाती है क्योंकि वो बहुत बदतमीज था। पर तभी यहाँ पर एक जैपनीज आदमी आता है जो कि वेजिटेरियन था और वो यहाँ पाई और उसकी माँ को राइस खाने की सलाह देता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ राइस ही वेज था। इसके बाद हम पाई और उसके पिता को उनके जानवरों के पास देखते हैं, जहाँ पाई के पिता सभी जानवरों को नींद की दवा दे रहे थे। वो पाई को बताते हैं कि समुद्री सफर जानवरों के लिए अच्छा नहीं होता, उन्हें उल्टी होने लगती है, इसलिए वो उन्हें नींद की दवाई दे रहे हैं। अब यहाँ इरफान खान राइटर को बताते हैं कि वो लोग उस वक्त मरियाना ट्रेंच में थे, जो कि समुद्र की सबसे गहरी जगह है। अब यहाँ रात में पाई को नींद नहीं आ रही थी और तभी उसे बाहर से बिजली और तूफान की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए पाई उस शिप के टेरेस में आ जाता है,
जहाँ पहले तो पाई बारिश में एंजॉय करता है, पर जब वो शिप में नीचे की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि ये एक बहुत बड़ा तूफान है, जिस वजह से समुद्र की लहरें शिप के अंदर आ रही हैं। जो देखकर अब पाई अपनी फैमिली को बचाने के लिए जल्दी से नीचे जाने लगता है, पर वहाँ नीचे शिप के अंदर पूरी तरह से पानी भर चुका था और यह शिप जल्द ही डूबने वाला था। तब पाई दोबारा से ऊपर आता है और अपनी फैमिली को बचाने के लिए लोगों से मदद मांगता है। पर यहाँ जो शिप के क्रू मेंबर थे वो उन सभी को बचाने की कोशिश कर रहे थे जो कि अभी तक जिंदा बचे हुए थे, और वो लोग पाई को एक लाइफ बोट में फेंक देते हैं और उसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। अब पाई जब बोट में था तो तभी उस शिप के टेरेस से एक जेब्रा पाई की बोट में गिर जाता है, जिस वजह से क्रू मेंबर से उस बोट की रस्सी छूट जाती है और पाई उस बोट के साथ समुद्र में गिर जाता है। अब यहाँ तूफान इतना ज्यादा था कि वो बोट समुद्र में लहरों के साथ बहने लगती है। तभी पाई नोटिस करता है कि समुद्र में कोई है जो कि उसकी तरफ आ रहा है। जिसे बचाने के लिए पाई उसकी तरफ एक ट्यूब फेंकता है, जिसके सहारे जब वो बोट की तरफ आता है तो पाई देखता है कि वो रिचर्ड पार्कर है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है। इसलिए वो उसे भगाने की कोशिश करता है, पर तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ी लहर आती है, जिससे रिचर्ड पार्कर तो उस बोट में आ जाता है और पाई नीचे समुद्र में गिर जाता है, जहाँ समुद्र के अंदर उसे वो पूरा शिप जिसमें उसकी फैमिली थी वो डूबता हुआ दिखाई देता है। अब क्योंकि पाई को उसके मामा जी ने तैरना सिखा रखा था तो वो तैर कर दोबारा से उस लाइफ बोट में आ जाता है, जहाँ उसे रिचर्ड पार्कर नहीं दिखाई देता। वहाँ पर एक जेब्रा था जिसकी गिरने की वजह से टांगें टूट चुकी थी, इसलिए वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता था। तो अब तूफान से बचने के लिए पाई उस बोट से लिपट जाता है और फिर जब अगली सुबह पाई की आंख खुलती है तो तूफान थम चुका था और उस बोट में बहुत पानी भरा हुआ था, जिसे कि पाई बाल्टी से बाहर फेंकने लगता है। लेकिन तभी उस बोट के अंदर से एक हाइना बाहर निकलता है जो कि उस बोट के तिरपाल के नीचे छुपा था, और उसे देखकर पाई डर कर उस तिरपाल के ऊपर आ जाता है। और यहाँ पर वो हाइना पाई को मारने की कोशिश कर रहा था, पर अभी उस पर नींद की दवाइयों का असर था तो वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। तब पाई की नजर समुद्र पर पड़ती है तो उसे उसकी तरफ एक चिंपैंजी आता हुआ दिखाई देता है जो कि केले की बेल में बैठकर आ रहा था, जिसे देखकर अब पाई उसे अपनी बोट में बुला लेता है। और फिर थोड़ी देर बाद वो हाइना पूरी तरह से ठीक हो चुका था, जो कि अपनी भूख मिटाने के लिए शाम के टाइम उस जेब्रा को मार देता है, जिससे डर कर अब पाई उस बोट के डंडे पर ट्यूब के सहारे पूरी रात बिताता है। फिर अगले दिन जब सुबह पाई की आंख खुलती है तो वो बोट के सामान और उस ट्यूब से एक तैरने वाली नाव टाइप की बनाता है, पर तभी यहाँ पर वो हाइना फिर से बाहर निकल जाता है और वो इस बार बहुत एनर्जी में लग रहा था। वो पाई को मारने के लिए उस तक पहुँचने की बहुत कोशिश करता है, पर फिर काफी कोशिश करने के बाद भी वो जब पाई तक नहीं पहुँच पाता तो वो यहाँ उस चिंपैंजी पर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए चिंपैंजी भी उस पर हमला करता है। लेकिन फिर वो हाइना यहाँ पर उस चिंपैंजी को मार डालता है, जो देखकर पाई को बहुत गुस्सा आता है और वो एक चाकू निकालकर गुस्से में कहता है कि अब आ मुझे मारने के लिए। पर तभी उस तिरपाल के नीचे से रिचर्ड पार्कर बाहर निकल जाता है, जो कि अब तक उस बोट में तिरपाल के नीचे ही छुपा था, और वो यहाँ निकलते ही सबसे पहले उस हाइना को मार देता है और फिर उसके बाद वो पाई को मारने की कोशिश करने लगता है, जो देखकर पाई पानी में कूदकर उसने जो ट्यूब की मदद से छोटी सी नाव बनाई थी उसमें चला जाता है, जो कि उस लाइफ बोट से बंधी थी, और ये बोट उस विशाल समुद्र में बहती जा रही थी। अब कुछ टाइम बाद पाई को जब भूख लगती है तो वो वापस बोट में आता है, जहाँ उसे बोट के अंदर कुछ पानी की कैन और बहुत सारी बिस्किट के पैकेट मिलते हैं, जिन्हें खाकर वो अपनी भूख मिटाता है और फिर उन सभी बिस्किट और पानी की कैन को अपने उस नाव में रख लेता है। लेकिन तभी इधर रिचर्ड पार्कर भी बाहर निकल जाता है और वो पाई को बोट में देखकर उस पर हमला करने लगता है, जिससे बचकर अब दोबारा से पाई अपनी उस नाव में आ जाता है। उसे यहाँ उस बोट में से एक बुक भी मिली थी जिसमें लिखा था कि अगर आप समुद्र में फंस जाते हैं तो आपको किस तरह से सरवाइव करना है। उस बुक के अंदर एक नक्शा भी था, पर पाई को नक्शा देखना नहीं आता, इसलिए वह वो सारी चीजें करता है जो कि उस बुक में सरवाइव करने के लिए लिखी गई थी। पाई रिचर्ड पार्कर को अपने काबू में करने की भी कोशिश करता है, लेकिन इसमें वो नाकामयाब रहता है। लेकिन फिर भी वो रिचर्ड पार्कर को दिन में पानी जरूर पिलाता है, और इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं, जहाँ पर अब रिचर्ड पार्कर का खाना खत्म हो चुका था, यानी कि जो भी जानवर उस बोट में मारे गए थे उन सबको रिचर्ड पार्कर ने खा लिया था। और यहाँ पाई के पास अभी भी बहुत सारा खाना और पानी था। पाई अच्छी तरह जानता था कि अगर रिचर्ड पार्कर की भूख बढ़ गई तो उसके लिए यह मुसीबत बन सकती है, क्योंकि टाइगर और शेर पानी में तैर सकते हैं। इसलिए अब पाई रिचर्ड पार्कर के लिए मछली पकड़ने की कोशिश करता है, पर काफी कोशिश करने के बाद भी वो मछली नहीं पकड़ पाता। और फिर जब रिचर्ड पार्कर को भूख कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो वो खुद मछली पकड़ने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन उससे मछली नहीं पकड़ी जाती। तो तब उसे सामने पाई दिखाई देता है, जिसे खाने के लिए वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर पाई जल्दी से तैरकर उस लाइफ बोट में आ जाता है और अपनी उस छोटी सी नाव को भी ऊपर खींच लेता है,
रिचर्ड पार्कर बोट पर आने की कोशिश करता है पर वो बोट में आ नहीं पाता। यहाँ इस वक्त पाई इतने गुस्से में था कि वो रिचर्ड पार्कर को मारने के लिए कुल्हाड़ी उठा लेता है, क्योंकि रिचर्ड पार्कर उसे खाने के लिए पानी में उतर गया। लेकिन जब वो उसे उस कुल्हाड़ी से मारने वाला था तो तब वो रिचर्ड पार्कर की आंखों को देखकर उसे मार नहीं पाता, क्योंकि उसने तीनों धर्मों में सीखा था कि किसी जीव या जानवर को जानबूझकर बेवजह नहीं मारना चाहिए। इसलिए वो अब शाम के टाइम रिचर्ड पार्कर को बोट में आने के लिए पानी में एक फट्टा फेंकता है और खुद अपनी छोटी सी उस नाव को लेकर पानी में आ जाता है। जिसके बाद रिचर्ड पार्कर उस फट्टे से बोट में आ जाता है, पर रिचर्ड पार्कर अभी भी भूखा था। तो पाई अगले दिन उसके लिए एक बड़ी सी मछली पकड़ता है और उसे मार देता है, जिसे मारने से उसे बहुत दुख होता है और वो भगवान से इसके लिए माफी भी मांगता है और भगवान विष्णु का शुक्रिया करता है कि वो मछली के रूप में उनके पास आए। जिसके बाद वो उस मछली को रिचर्ड पार्कर को दे देता है। इसके बाद जब रात होती है तो वो लोग नीले चमकते हुए पानी के ऊपर थे, जिसमें बहुत सारी अलग अलग तरह की मछलियां थी। लेकिन तभी इधर पर एक बहुत बड़ी ब्लू व्हेल पानी से निकलकर जंप लगा देती है, जिससे पाई की वो छोटी सी नाव बिखर जाती है और उसमें रखा उसका सारा खाना और पानी भी समुद्र में गिर जाता है। जिसके बाद अगले कुछ दिनों तक पाई भूखा ही रहता है, पर जब उसकी भूख कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो वो दोबारा से उस बोट में आता है, इस उम्मीद में कि उसे कुछ खाने को मिल जाएगा। पर जैसे ही पाई उस बोट में आता है तो रिचर्ड पार्कर बाहर निकल जाता है और तभी यहाँ पाई से एक मछली टकराती है, जिसे जब वो रिचर्ड पार्कर की तरफ फेंकता है तो वो उड़ने लगती है। और तब यहाँ पर बहुत सारी उड़ती हुई मछलियों का झुंड आ जाता है, जिनमें से बहुत सारी उस बोट में गिर जाती है। और तभी इधर एक बहुत बड़ी मछली आकर उस बोट में गिरती है, जिसे कि पाई अपने लिए पकड़ता है। पर रिचर्ड पार्कर को भी वो मछली चाहिए थी और वो दहाड़ने लगता है। तब पाई हिम्मत करके उसे डंडा दिखाकर पीछा करता है और उस मछली को पकड़कर कहता है कि ये मेरा है। वैसे तो पाई शाकाहारी था, पर अब मजबूरी में उसे इस मछली को खाना पड़ता है। इसके बाद से अब पाई रिचर्ड पार्कर को ट्रेन करना शुरू करता है, क्योंकि वो इस तरह हमेशा पानी में नहीं रह सकता। और अब रिचर्ड पार्कर भी धीरे धीरे करके उसका कहना मानने लगा था। अब इसी तरह काफी दिन गुजर जाते हैं, जहाँ एक दिन पाई को समुद्र में एक शिप दिखाई देता है, जिसका ध्यान अपनी ओर करने के लिए वो यहाँ आसमान में बहुत सारी फ्लेयर गन छोड़ता है, पर इसका उसे कोई फायदा नहीं होता। और फिर एक रात समुद्र में बहुत खतरनाक तूफान आता है, जिससे पाई की वो छोटी सी नाव भी तहस नहस हो जाती है। जहाँ इस वक्त अब पाई को लगता है कि भगवान उनकी मदद कर रहे हैं। उसे लगता है कि इस तूफान के सहारे वो लोग किसी आइलैंड या किसी सेफ जगह पहुंच जाएंगे, इसलिए वो ये नजारा रिचर्ड पार्कर को भी देखने के लिए कहता है। जहाँ जब वो उस बोट के कपड़े को हटाता है तो वो देखता है कि तूफान की वजह से रिचर्ड पार्कर की हालत बहुत खराब हो रही है, क्योंकि इनकी बोट में पानी भर चुका था। जिसके बाद पाई भी उस बोट में चिपक कर लेट जाता है। और फिर अगले दिन जब तूफान शांत होता है और कुछ दिन बीत जाते हैं तो यहाँ रिचर्ड पार्कर और पाई दोनों की हालत बहुत खराब हो जाती है। रिचर्ड पार्कर के शरीर में तो अब जान ही नहीं बची थी। वो एक ही जगह पर पड़ा हुआ था और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। और यहाँ पाई भी काफी दिनों से भूखा और प्यासा था। वो यहाँ रिचर्ड पार्कर के पास आता है और उसके सर को अपनी गोद में रखकर उसे सहलाते हुए रोने लगता है, क्योंकि अब उसे उनके बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अगले दिन जब पाई की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उनकी बोट एक आइलैंड पर रुकी है, जो कि पूरी तरह से हरा भरा था और यहाँ पर जंगली सब्जियां थी, जिन्हें खाकर पाई को थोड़ी राहत मिलती है। फिर जब वो उस आइलैंड के अंदर जाता है तो वहाँ पर हजारों की संख्या में नेवले ही नेवले थे और उन्हीं के बीच में पानी की छोटी छोटी झीलें थी, जहाँ जाकर पाई अपनी प्यास बुझाता है। और फिर जब वो झील से बाहर आता है तो वहाँ पर वो पहले से ही रिचर्ड पार्कर को देखता है, जो यहाँ उन नेवलों को खाने में लगा था। और ये ताज्जुब की बात थी कि उसने पाई को बोट में सोते हुए नहीं खाया। अब शाम के टाइम पाई रात गुजारने के लिए एक पेड़ पर अपना ठिकाना बनाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि अचानक से सारे नेवले भागकर पेड़ों में चढ़ रहे हैं और रिचर्ड पार्कर भी भागकर वापस उस बोट में चला जाता है, जो देखकर पहले तो पाई को कुछ समझ नहीं आता। लेकिन जब रात होती है तो वो नीचे पानी को देखता है तो वहाँ उसे सभी मछलियाँ मरी हुई दिखाई देती है, जो कि गल रही थी, यानी कि रात को वो पानी तेजाब बन चुका था। और तब पाई को उस पेड़ पर एक चमकने वाला फूल दिखाई देता है, जिसे तोड़कर जब वो देखता है तो उसके अंदर उसे एक इंसान का दांत मिलता है, जिससे अब पाई समझ जाता है कि ये कोई आम आइलैंड नहीं है, ये एक आदमखोर आइलैंड है। ये आइलैंड दिन में जितना खूबसूरत दिखता था उतना ही खतरनाक रात में बन जाता था, जहाँ की कोई भी इंसान या जानवर जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए शाम होते ही वो सारे नेवले पेड़ों पर चढ़ जाते थे और इस फूल के अंदर ये दांत उस इंसान का होगा जो यहाँ पहले आया होगा, जिसे कि इस आइलैंड ने निगल लिया। इसलिए अब अगले दिन पाई अपना पेट भरकर अपने लिए बोट में बहुत सारी जंगली सब्जियां रख लेता है और रिचर्ड पार्कर के लिए बहुत सारे नेवले। जिसके बाद वो रिचर्ड पार्कर को आवाज लगाता है
और उसकी आवाज सुनते ही रिचर्ड पार्कर भागते हुए सीधे उस बोट में आ जाता है। जिसके बाद पाई और रिचर्ड पार्कर अपना सफर शुरू करते हैं, क्योंकि अगर वो इस आइलैंड पर रहते तो वो भी मारे जाते। और फिर कुछ दिनों बाद ये मैक्सिको के एक बीच पर पहुंच जाते हैं, जहां पर अब पाई की हालत बहुत खराब थी। फिर भी वो जैसे तैसे करके उस बोट को खींचकर किनारे तक लाता है और तब रिचर्ड पार्कर उस बोट से उतरता है और सामने जंगल की तरफ जाने लगता है। यहाँ पाई की हालत इतनी खराब थी कि वो उठ नहीं सकता और वो रिचर्ड पार्कर की तरफ देखता रहता है और सोचता रहता है कि रिचर्ड पार्कर जंगल में जाने से पहले उसे एक बार मुड़कर देख ले। पर रिचर्ड पार्कर पीछे मुड़कर नहीं देखता और वो सीधा जंगल में चला जाता है, जो देखकर पाई का दिल टूट जाता है और वो जोर जोर से रोने लगता है। उसे लगा था कि इतने दिन उन दोनों के साथ रहने से उनके बीच कुछ न कुछ कनेक्शन तो बना ही होगा, इसलिए वो चाहता था कि जाते वक्त एक आखिरी बार रिचर्ड पार्कर उसे मुड़कर देख ले ताकि वो उसे अलविदा कह सके। यहाँ पाई को इस बात की खुशी नहीं थी कि वो जिंदा बच गया, बल्कि इस बात का दुख था कि रिचर्ड पार्कर ने उसे पीछे मुड़कर नहीं देखा। और फिर तभी यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो पाई की ऐसी हालत देखकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद ये कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां इरफान खान यानी कि पाई उस राइटर को ये कहानी बता रहे थे। वो कहते हैं कि ईश्वर हर कदम में उनके साथ थे। इस सफर में उनका सब कुछ पीछे छूट गया, उनकी फैमिली, इंडिया और आनंदी। और अब उन्हें लगता है कि आखिर में सब कुछ जाने देना ही जिंदगी है। पर सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब आपको अलविदा कहने का मौका नहीं मिलता। वो कहते हैं कि उनके पिता के दिए गए सबक और परवरिश की वजह से ही वो जिंदा बच पाए। वो उनका शुक्रिया करना चाहते थे और वो रिचर्ड पार्कर का भी धन्यवाद करना चाहते थे, क्योंकि अगर वो उनके साथ उस बोट में नहीं होता तो वो उस समुद्र में अकेले ही मारे जाते। फिर वो कहते हैं कि इस सफर में ईश्वर हर कदम पर उनके साथ थे। जब उनकी बचने की सारी उम्मीद टूट चुकी थी तो तब वो उस आइलैंड पर पहुंचे और अगर उन्हें उस फूल में वो दांत नहीं दिखता तो शायद वो वहीं पर रुक जाते और मारे जाते। इसलिए ईश्वर ने वो दांत दिखाकर उन्हें अपना सफर जारी रखने का संकेत दिया। फिर वो बताते हैं कि क्योंकि उस पूरे शिप में से सिर्फ अकेले वो ही बचे थे, तो उनके पास जापानीज शिपिंग कंपनी से इंश्योरेंस क्लेम के रिपोर्ट के लिए 2 लोग आए थे। जिन्हें पाई ने सारी कहानी बताई तो उन्हें इस पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि वो कोई ऐसी कहानी बताए जिस पर सभी लोग यकीन कर पाए। तो तब पाई ने अपनी इस कहानी में सभी जानवरों को अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ बदलकर स्टोरी सुना दी, जिसकी कॉपी अभी भी उनके पास थी और वो उसे उस राइटर को दे देते हैं, जिसे खोलकर जब वो राइटर देखता है तो उसे पता चलता है कि पाई 227 दिन तक एक बंगाल टाइगर के साथ समुद्र के बीच में फंसा था। जिसके बाद यहाँ इरफान खान यानी कि पाई उस राइटर से पूछते हैं कि तुम्हें कौन सी कहानी पसंद आई, तो वो राइटर कहता है कि वो कहानी जिसमें शेर था और वो अब लाइफ ऑफ पाई नाम से उनकी कहानी लिखना चाहता था। और यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर के साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बाकी मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए आप मेरे चैनल की और वीडियोस को भी एंजॉय कर सकते हैं।